हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हमारी क्लास होने वाली है मैथ यानी गणित की, और जिसमें हम करने वाले हैं पिछले साल के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहां पर सॉल्यूशन कर रहे होंगे। देखिए, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी 2023 के पेपर में पूछे गए थे। इनको बेहतरीन तरीके से हम सोल्व कर रहे होंगे, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूंगा, और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका सपना है फौजी बनने का और देश की सेवा करने का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि हमारा हर सपना पूरा हो सकता है, कि हमारा हर सपना पूरा हो सकता है यदि हमारे पास उन्हें पाने की हिम्मत और लगन हो। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और लगन होगी यानी लगातार मेहनत करोगे कि कंटिन्यू जितना भी मैं समय दे पा रहा हूं उतना ही कम है। यह सोच के जब मेहनत करोगे, जब आपके दिमाग से यह हट जाएगा कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, बस आपके दिमाग में यही रहेगा जितना भी मैं समय पढ़ पाऊं उतना मेरे लिए कम होने वाला है, क्योंकि आप नहीं तो कोई और पढ़ रहा होगा, और जो आपसे ज्यादा पढ़ रहा होगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो ऐसा क्यों ना हो कि आप ज्यादा मेहनत करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। क्या है कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? अमृत है वो भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। तो कौन ज्यादा काम करता है? अमृत काम करता है। और किसकी तुलना में बताया जा रहा है? ये भगत की तुलना में बताया जा रहा है। ठीक है, 3 गुना ज्यादा काम करता है। इसका मतलब ये अगर 1 काम करता है तो ये वाला 3 काम करेगा। अगर भगत 1 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। ओके, उसके बाद क्या बोला गया? इसलिए अमृत है वो 1 काम को भगत की तुलना में 20 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। 20 दिन नहीं, 50 दिन कम पूरा करने में सक्षम है। तो आपको बताना है कि वह समय बताना है, ज्ञात कीजिए, जिसमें वो एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। अब क्या बोला गया कि भाई ये 1 काम करता है और ये 3 काम करता है। इसका मतलब है कि ये कितना ज्यादा काम करता है? 2 ज्यादा काम करता है। और इस 2 ज्यादा काम की वजह से क्या हो रहा है कि वो 50 दिन कम में काम को पूरा कर रहा है। इसका मतलब 2 का मान कितना आ गया? 50। 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये इसका 25 और ये 75। इसका मतलब अगर ये 25 काम करता है तो ये 75 काम करता है। और आपको एक बात पता है कि काम करने की क्षमता, ठीक है, और काम करने की क्षमता और दिनों की क्षमता है ना, वो एक दूसरे से उल्टी होती है। कैसे? कि भाई जो ज्यादा काम करेगा वो कम दिन लेगा। ठीक है, एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा वो कम दिन में उसको समाप्त करेगा, जो कम काम करेगा वो ज्यादा दिन में समाप्त करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भाई क्या हो जाएगा? 25 दिन में इसको समाप्त करेगा और ये 75 दिन में ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता है ना। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हो। बस उसके बाद क्या है? इसका एलसीएम लेना है। वो कितना आ गया? 75 आ गया। इधर से कितना आ गया? 3। इधर से कितना आ गया? 1। ठीक है, अब बोला दोनों मिलकर काम करते हैं। काम कितना है यहां पर? काम कितना है? 75 है, 75 है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4 काम हो रहा है। 75 काम करना है, जब एक दिन में 4 काम हो रहा है, कितने दिन का समय लगेगा? 4 एकम 4, 35, 4 अंठे 32, 3, तो 3/4 ही लिख दिया गया। ऐसे लिखा गया तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। अगर प्रतिशत में होता तब हम 30 वाला जो कर रहे थे उसको हम करते। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? ठीक है, बस इस बात को ध्यान रख लेना कि इन दोनों की है ना भाई, ये क्या है कि कितने दिनों में काम किया जा रहा है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होती है, एक दिन का किया जाने वाला काम ज्यादा होता है,
वो कम दिन लेता है, ठीक है, और जो जिसकी एक दिन में कम काम करता है वो ज्यादा दिन लेगा। तो इस वजह से ये हुआ है, अंतर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने करना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दशमलव में होता तो दशमलव में कैसे कर देते, वो मैं आपको आगे पहले सोल्व करवा ही रहा था कि 4 एकम 4, ठीक है, 4 अंठे 32, 3 बच गया, फिर 30 आ जाता, फिर 4 7 28, फिर 2 आ जाता, 4 पंजे 20, तो वो क्या हो जाता 18.75 हो जाता। इस तरीके से वो हो रहा होता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना? 20% अधिक। तो मान लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपए है, तो वो 20% अधिक अंकित करता है, तो कितना अंकित करेगा दोस्तों, वो 120 अंकित कर रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है। तो 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लेकिन अपने ग्राहकों से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। लेकिन जो अंकित मूल्य है ना, उस पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कौन सा है, ये है अपना मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इस पे 10% की वो छूट दे रहा है। तो 120 का 10% कितना होगा, 12 होगा। तो इसमें 12 माइनस कर दो, यानी वस्तु को वो 108 रुपए में बेच रहा है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो आगे आपके लिए आसान बन जाएगा और ये काफी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके काम आने वाला है। फिर आगे देखिए क्या है कि एक दोषपूर्ण वजन का भी उपयोग करता है जिसका वजन 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या हो रहा है, वो 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, यानी देना चाहिए उसको 1000 ग्राम देना चाहिए, दे रहा है वो कितना, 800 ग्राम। इसका मतलब वो 200 ग्राम का फायदा उठा रहा है। और ये कितने पे, 800 पे। ये 1000 नहीं लिखेंगे हम, 800 लिखेंगे, क्योंकि जितना वो दे रहा है ना उतने पे ही उसको लाभ होने वाला है। तो यहां पर 200 से 4 पे, 4 से 25, इसका मतलब क्या है कि 25% का लाभ है वो यहां से कमा रहा है। और 100 वाली वस्तु को 8% में वो बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, 8% का वो यहां से लाभ कमा रहा है। 100 वाली वस्तु को 108 में बेच रहा है तो 8 रुपए का लाभ, और 100 पे 8 का 8% ही होता है, ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। भाई जोड़ना तो है, लेकिन ऐसा ही नहीं जोड़ेंगे कि 8% ये और 25 ये, तो ये 33 हो जाएगा। ऑप्शंस में भी आपको कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका मतलब है कि भाई पहले 8% का हो रहा है लाभ, फिर उसके बाद क्या है 25% का लाभ हो रहा है। तो ए बी वाला आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। जब लाभ हो रहा होता है तो हम प्लस लिखते हैं, हानि हो रही होती है तो हम माइनस लिखते हैं। तो यहां पर लाभ लाभ हो रहा है तो इधर भी प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 गुना 8 बटे में 100। भाई 8 या 25 को किसी को भी पहले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से काटो 25 तो कितना आ गया, 25 8 33 और 2 35। तो इसका मतलब उसको कितने का लाभ हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है। क्या ये सभी को समझ में आया? जिसको भी दिक्कत है एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं कि भाई 100 की वस्तु 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 120। इस पे 10% की छूट देगा तो कितने में बिकेगा वो, 108 में। 100 की वस्तु उसकी खरीदी गई थी, 108 में बेचा जा रहा है, तो 8% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम कर रहा है कि वो 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब है कि वो 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। कितना देने पर, 800 देने पर, इसलिए बटे में हमने 800 लिखा। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये 25% का लाभ आ जाएगा। 8% का लाभ यहां से, 25% का लाभ यहां से, दोनों अपने को जोड़ना है, क्योंकि इसमें अपने से कुल लाभ पूछा है कि कुल लाभ क्या होने वाला है। तो इन सभी को जोड़ देंगे ए बी वाले फॉर्मूले से, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 35%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको दो दो तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक तो सिर्फ ये क्या है कि बेईमान दुकानदार वाला ही दे देगा, एक ये ऊपर वाला दे देगा, तो दो तरीके से बन जाता है। और दोनों को कंबाइंड करके जब अच्छा पेपर बनाना होता है, जैसे ये एसएससी जीडी 2023 में बनाया गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट ही पूछ लेता है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का बनाने के लिए लैंग्वेज को घुमाया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी बोला गया हम वैसे कर देंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट के लिए सबसे हार्ड क्वेश्चन है। तो चलिए, दोनों के लिए आसान है, उनके लिए तो वो सोल्व कर ही लेंगे मेरे साथ साथ, और जिनको ये हार्ड लगता है उनको हम सोल्व अभी करवा देंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, एल है, एम है और एन है और के है, ये चार है। पहले दो दो का लिख लो कि भाई 2:7 दिया गया है और 3:4 दिया गया है। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करेंगे, क्या तरीका बताया हुआ है, या तो आप ऐसे गुना कर लो, या ये वाला स्थान खाली है इसके स्थान पर ये लिख दो, इधर इसके सामने ये लिख दो, या ऐसे गुना कर लो, दोनों में सेम ही आने वाला है। 3 दूनी 6 आ जाएगा, इधर गुना करते तब भी 6 ही आता। इधर क्या आएगा, 21 आएगा, 21 लिख देंगे, इधर गुना करेंगे 28 आएगा, या इधर करते तब भी आपका 28 ही आ रहा होता। अब ये एल, एम और एन का अनुपात आ गया, लेकिन अभी एक अनुपात हमारा और बचा हुआ है। हमने अभी तक ये लिखा है, हमने अभी तक ये लिखा है, ये वाला नहीं लिखा, तो इस वाले को भी लिख लेंगे, और वो कितना है, 14:5 है। अभी जैसे मैंने बताया कुछ नहीं है, इधर हम 14 लिख लेंगे, इधर भी 14, और इधर क्या लिखा जाएगा, 28। बस गुना करना है। मैं इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से बताता हूं आपको। देखिए, आप इसका गुना करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा, और कैलकुलेशन करोगे, बोलोगे सर जी ये तो थोड़ा बोरिंग हो रहा है, टाइम भी ज्यादा ले रहा है, तो समय भी कैसे बचाएं और बिना बोरिंग के भी। देखिए, आप इसको डायरेक्ट लिख दो, 6 गुना 14 लिख दो। ये क्या है, 21 गुना 14 हो जाएगा, और ये क्या है भाई, अनुपात में है तो बीच में हम अनुपात लगा देते हैं। फिर इधर से क्या आ जाएगा, 28 गुना 14 है, और इधर क्या आ जाएगा, 28 गुना 5 है। क्या इतना आप लिख लोगे? अब सभी में देखो क्या कॉमन है, उससे हम काट देते हैं। 14 कॉमन है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। बस अब आपका आंसर आ गया, लिख दो इसको। इधर से क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है तो 6 लिख देंगे। दूसरा अनुपात 21 बचा हुआ है तो हम 21 लिख देंगे। तीसरे अनुपात में 28 बचा हुआ है तो 28 लिख देंगे, और चौथे अनुपात में कितना बचा हुआ है, 5 गुना 2 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। 6, 21, 28, 10 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी समझ गए? बिल्कुल ही आसान है, बस आपकी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये गुना भी नहीं करना पड़ा, आप इस तरीके से करोगे तो आपको गुना भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ओके जी, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये देखिए, मैं पेपर के सारे शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर नाव और धारा का ये क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि सर जी ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस होने वाला है। ये बहुत ही क्या है, बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चंस होने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसे बनाते हैं, बस पहले जो लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चंस की, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैथ को क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आधा क्वेश्चंस आपका वहीं पे सोल्व हो जाता है। पढ़िए, क्या है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, पढ़ लिया तो इससे हमें समझ में आ गया कि शांत जल में नाव की चाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और आगे क्या बोला,
कि धारा की विपरीत दिशा में ना उसकी चाल 50% अधिक है। विपरीत दिशा में क्या लिखते हैं हम? x माइनस लिखते हैं। जिनको नहीं पता मेरा नाव और धारा वाला चैप्टर देख लेना कि ये कैसे आया है। ठीक है, शांत जल को x से लिखते हैं, धारा को y से लिखते हैं, धारा के विपरीत को x माइनस वाई से लिखते हैं और धारा की दिशा को x प्लस वाई से लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि उसकी चाल 50% अधिक है। तो अगर मान लो कि इसकी 100 है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 50% अधिक मतलब 150 है। अनुपात में काटोगे 50 दूनी 100, 50 तिये 150, यानी 2:3 के अनुपात में है। क्या इतना समझ में आ गया कि 2 और 3 के अनुपात में है? तो ये वाली कितनी होगी अपनी? 3 हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब एक बात समझो आप सभी कि ये वाली 3 है, यानी x का मान 3 है और x माइनस वाई का मान 2 है। ये कैसे हो सकता है? यहां पर x का मान अगर हम 3 लिखें, ठीक है, x का मान 3 लिखें और माइनस वाई का हमें पता नहीं है और बराबर में 2 है, y उधर जाएगा और -2 इधर आएगा, सॉरी 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? y का मान निकल के आ जाएगा जो कितना होगा? 1 होगा। तो अगर हमसे यह भी पूछा होता कि धारा की चाल क्या होगी तो हम लिख देते 1:1 में लिख देते, जो भी होता। ठीक है, उस तरीके से। लेकिन हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया है कि यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक जाने में 20 मिनट का समय लगता है, तो क्या हो रहा है कि धारा की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई की स्पीड से जा रहा है। x प्लस वाई की स्पीड से जाने में कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट लगते हैं। तो x का मान अपने पास 3 है, y का मान 1 है, यानी 4 बराबर 20 मिनट लग रहे हैं। तो अपने को बताना है कि वापस आने में विपरीत दिशा में x माइनस वाई यानी 2 का मान हमें कितना करना है। जब 4 से 20 मिनट लगते हैं, 4 की स्पीड से जा रहा है तो 20 मिनट लगते हैं, 2 की स्पीड से जाएगा तो क्या होगा? दुगना समय लगेगा। बस 20 को 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हो सकता है, मैं मानता हूं कुछ स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आया। एक तो आपने बेसिक वाली क्लास नहीं देखी हुई तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, बाकी मैं दोबारा से समझा देता हूं। कोई भी डाउट हो तो सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं कि आपको यह पता चल गया कि भाई x का मान अपने पास आ गया। क्यों? क्योंकि x का और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है कि वो इससे 50% ज्यादा है। तो इसका मतलब x का 3 हो गया, क्योंकि हमने अनुपात निकाला कि भाई 100 है और वो 50% ज्यादा है तो 150 होगी। 2 और 3 हो गया। जब x का मान 3 निकला और x माइनस वाई का मान 2 निकला तो हमें y का मान निकल के आ गया अपना 1। बस फिर तो हमने जो किया था वही है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि स्पीड ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, स्पीड कम होती है तो समय ज्यादा लगता है। यहां पर स्पीड ज्यादा थी 4 की, तो क्या हुआ? 20 मिनट लगा। अब स्पीड कितनी है? 2 से अपने को बताना है। आधी स्पीड होगी तो समय दुगुना हो जाएगा, तो 20 का 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे आप कर लेना। वैसे तो मैं आपको पता है कि अपनी जो क्लासेज आ रही होंगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इसमें अगर आपको मैं बताना चाहूं तो आप इसको कैसे कर सकते हो कि किरण ने किशोर से 5 लाख रुपए उधार लिए, 12% वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसका मतलब है कि चक्रवृद्धि रूप से लिया गया है। और उसके बाद है कि किशोर ने काव्या को 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि पर उधार दिए हैं। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद बताना है कि उनके ब्याज में कितना अंतर होगा, ये अपने को बताना है। तो चलो मान लेते हैं, पहले ये नीचे वाला सोल्व कर लेते हैं कि भाई 15% क्या हो रहा है? 1 साल का ब्याज है। जब 1 साल का ब्याज 15% होता है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 45% हो रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब 1 साल में 15% का ब्याज लिया जा रहा है, इसका मतलब 3 साल में 45% का ब्याज हो जाएगा। और वो कब होगा? जब साधारण ब्याज है।
अब कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, कितने हैं? 5 लाख रुपए हैं। और इसका 45% निकालो, कितना आएगा? 2 जीरो से बस 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या है? 3 जीरो है तो 3 जीरो तो हम लगा देंगे और गुना कर लीजिए। 5 पंजे 25, 2 बच गया, 20 और 2 22। इतने रुपए मिलेंगे ब्याज के रूप में, 2,25,000 रुपए। ठीक है भाई, आधे के लगभग ही हो गया ना, क्योंकि 45% है, 50 के आसपास है, तो इसलिए आधे के लगभग हो गया। एक तो ये निकल गया। दूसरा क्या है? 12% है। तो इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हो, और जो ट्री वाला मेथड होता है आप इससे भी निकाल सकते हो। मैं इसी से निकलवा देता हूं आपका। ठीक है, बाकी जो आपका दिल करे आप उससे निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। 3 साल के लिए है तो इसका मतलब 3 बार ब्याज लगेगा, तो 3 गोले बना लीजिए। कितना है? 12% है तो कितना हो जाएगा? यहां पर 60,000 हो जाएगा। तो ये 60,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है कि पहले साल पे ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 7200। और इस पे इस साल भी ब्याज मिलने वाला है तो वो भी कितना हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। फिर इस पे इधर मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा? 7200, 12% होता है। बस अब कितना बच गया? इस पे 12% और मिलेगा तो इसका 12% कितना हो जाएगा? भाई 2 जीरो तो कैंसिल होगी, इसको 12 से गुना कर लो तो 720 तो एक हो गया। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 144 इसमें और जोड़ लो, 4 6 864 रुपए और जोड़ लो। बस इस सभी को जोड़ के ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको आंसर भी दिख जाए। तो भाई 60 60 60 1,80,000 तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 ये 21,000, ये 21,600 हो गया, तो 21,600 हम लिख देंगे, और 864 और है तो ये लिख देंगे। यहां से आ गया 4 6। ठीक है, इधर से आ गया 4 2 0 और 1। ठीक है, 1 नहीं 2, सॉरी 2। बस उसमें से माइनस कर लो, अपना आंसर निकल जाएगा। तो भाई क्या है कि 2,25,000 में 2 लाख गया तो 25,000 बच गया, और 25,000 में ये और माइनस कर दो, तो 25,000 में ये माइनस करेंगे तो कौन सा आने वाला है? भाई 25,000 में 2400 माइनस करोगे तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और करके भी देख सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, वरना कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी नहीं आ रहा, क्या है? 2,464 है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 1 सॉरी कितना है? ये तो 2 ही रहेगा ना, 2। ये आ गया 22,536। आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, दिख गया? बस ऐसे ही करना था। बाकी दूसरा तरीका आप उससे भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो तरीका तो आप हर जगह देखते हो, तो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है। 7 छात्रों के प्राप्त अंक इतने इतने हैं तो उनके द्वारा औसत अंक क्या होगा? तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको बता सकूं कि इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। 20% है वो आपके इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और आपके क्या है भाई, लगभग 60% है वो मॉडरेट आते हैं, और 20 ये अभी बदलाव हुआ है। पहले 30 40 30 आते थे, लेकिन अभी 20 60 20 आने लग गए हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के सिर्फ 20% आते हैं, और कोई अच्छा ही पेपर बन जाएगा तब क्या होगा, ये 50 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से बनता है। तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। जिनको नहीं पता औसत क्या होता है, औसत होता है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे में क्या होता है? आंकड़ों की संख्या होती है, संख्या बटे में। ठीक है, कि कितने नंबर है, तो वो आपका औसत निकल जाता है। तो आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि एक्स ने कुल 60 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। 60 रुपए में 1 दर्जन खरीदी है, इसका मतलब है कि 60 रुपए में उसने 12 पेंसिल खरीदी हैं। कितनी पेंसिल खरीदी हैं? 12 पेंसिल खरीदी हैं। 1 दर्जन में कितनी होती हैं? 12। तो इस बात को भी याद रख लेना, अगर किसी को नहीं पता होता तो भाई 1 दर्जन में कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि 200 रुपए की 20 कलम खरीदी। अब क्या हो रहा है, 200 रुपए की क्या खरीद रहा है, 20 कलम खरीदी। कलम का मतलब होता है पेन, अपने जिनको हम पेन बोलते हैं सिंपल भाषा में, तो वो खरीदे गए। ठीक है, तो एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल औसत मूल्य पूछा है तो हम ऊपर लिखेंगे कुल मूल्य और बटे में कुल जो आइटम खरीदे उनकी संख्या। तो कुल मूल्य कितना है भाई, 60 ये हो गया और 200 ये हो जाएगा, और बटे में संख्या 12 ये हो गई, प्लस में 20 ये हो गए। तो कितना हो जाएगा, 260 बटे में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 260 बटे में क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो इसको काटिए, अगर कट रहा है तो 4 से कट रहा है क्या, 4 6 की 24, हाँ 4 से काटेंगे 8 पे और 4 से काटेंगे 4 6 की 24, 2 4 5 20, कितना आ गया 65 बटे 8 आ गया। इसको भाग दीजिए, अंठे अंठे 64, दशमलव 1 बच गया आपका। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, ये आ जाएगा 8.12 रुपए हो जाएगा, 125 रुपए हो जाएगा। ये दशमलव में है, कोमा में नहीं है। ठीक है, वरना आप सोच रहे होगे सर जी ये तो बहुत ज्यादा दिया हुआ था और ये हो गया, ये टाइपिंग में हुआ है। ठीक है, तो ये दशमलव में हो जाएगा 8.125 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पीडीएफ मिलती है ना, वो इसका आंसर भी मिलता है, तो मैं इसका आंसर भी आपको चेक करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। कुल औसत मूल्य अगर जब भी निकालना हो तो कुल मूल्य है उसको ऊपर लिख लेंगे और जितने आइटम खरीदे गए हैं उनको कुल को बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, और भाई जो भी डाउट रह जाता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि आगे आने वाली क्लासेज में उस डाउट को आपको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैंपियन को कोई भी डाउट ना रहे और इस बार उसका एसएससी जीडी में जरूर सिलेक्शन हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए क्या है, कीजिए आप इसको, कि यदि आकाश एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है, दिशा उसी कार्य को 84 दिन में कर सकती है, तो सबसे पहले क्या है, आकाश लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे भाई आकाश जी हैं। ठीक है, और वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं भाई 63 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद कौन है, दिशा जी हैं, और वो इस काम को कितने दिन में पूरा करती हैं, वो इसको 84 दिन में पूरा करती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, यानी कुल कार्य निकालना पड़ेगा, और वो अपना कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लो दोनों का, और वो कितना होगा 252 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम निकालना तो मैंने सिखाया हुआ है, जिसको भी डाउट है भाई सर्च कर लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको कैसे करोगे, अब इसको करोगे तो ये तो टोटल वर्क आ गया, भाग दीजिए तो कितना आएगा 4, और इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये क्या निकल के आता है आपको पता है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य, कैपेसिटी या क्षमता जिसको बोला जाता है, वो आ गया। अब बोला है कि उन्होंने 12 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 दिनों में उन्होंने किया काम उन्होंने किया होगा। कुल काम कितना है अपना 252 है, उसमें से 84 काम दोनों ने मिलकर कर दिया, बच गया कितना काम वो देख लेते हैं। यहां से कितना आ गया अपना 8 आ गया। ठीक है, और यहां से 7 में से 8 गया 9 आ गया, और इधर 1 आ गया। यही है ना भाई, चेक कर लेना। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है। आज कैलकुलेशन में थोड़ी ज्यादा ही मिस्टेक हो रही है। चलो इसको देखिए, यहां से कितना आ गया 8 आ गया, इधर से 4 बचा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, बाकी तो आप आएगा, यानी 168 काम अपना बचा हुआ है।
उसके बाद देखिए क्या है कि इसके बाद दिशा ने कार्य छोड़ दिया, आकाश ने शेष कार्य पूरा किया। तो कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी थी, ये अपने को ज्ञात करना है। तो 12 दिनों के बाद क्या है, जो दिशा जी हैं उन्होंने कार्य को छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को किसने किया, आकाश जी ने किया है। आकाश जी जब एक दिन में 4 काम करते हैं तो वो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो करिए भाई, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, यानी अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी ऑप्शन में तो कहीं 42 दिन नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमसे ये नहीं पूछा गया कि बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हुआ। हमसे दोस्तों ये नहीं पूछा गया कि बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ। हमसे ये पूछा गया है तो कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि टोटल कितने दिन लगे। तो 42 दिन तो ये लगे और प्लस में 12 दिन वो लगे, तो इसका मतलब कितने दिन लगे हैं, 54 दिन लगे हैं काम को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया। और मैं एक बात बता देता हूं, ये टाइम एंड वर्क के दोनों ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं, और ये दोनों ही एक ही पेपर में पूछे गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क को हल्के में मत लिया करो, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमें सोल्व भी करना होता है। अब ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मेंसुरेशन का है, बड़े प्यार से सीखेंगे इसको भी। बस इसमें कुछ नहीं होता, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या है, ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है दोस्तों 2 पाई आर, आर प्लस में एच, ये होता है। और अगर आप इसको पूरा खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में बन जाएगा 2 पाई आर एच बन जाएगा। ओके, और इसमें से जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। इसका मान अपने को दिया गया है, तो इधर क्या लिखोगे, 2 गुना में पाई का मान अपने पास है 22/7, गुना में आर का मान अपने पास 7 है, तो 7 गुना 7 लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, और प्लस में 2 पाई आर एच का मान अपने को दिया हुआ है 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हम लिख देंगे। 7 से 7 कट गया और इसको गुना कर दो, 44 गुना 7 और प्लस में 3520। अब इसको गुना करो और जोड़ो और आपका आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कैसे कितनी है, 4 7 28, 2 और 28 और 2 30, इसमें जोड़ दो 308। ठीक है, इसमें क्या है 308 ही तो जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 3828 हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। बस क्या है कि भाई ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इसमें से इसका मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ वो कहीं पे तो पुट होगा, कहीं पे तो रखा जाएगा, तो वो यहीं पे रखा जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, आगे चलिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में हुए भी थे। क्या है कि एक विक्रेता के पास 40% संतरे बेचता है, एक विक्रेता उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है, तो भाई 100% संतरे होंगे किसी के पास भी, उसमें से 40 वो बेच देता है। ठीक है, तो कितने बच गए, 40 बेच दिया, तो अब उसके पास कितने बच गए, 60% संतरे बच गए, या आप मान लो 60 संतरे बच गए। उसमें से वो 10% फेंक देता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 उसने फेंक दिया, तो अभी उसके पास कितने संतरे बच गए, 54 संतरे उसके पास बच गए। उसके बाद क्या है कि अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष 50% बेच देता है।
इसका क्या है 50% बेचता है और शेष को फेंक देता है। तो इसका आधा 27 है। 27 क्या हुआ, उसने बेचा और 27 बचे हुए थे उनको क्या कर दिया, उसने फेंक दिया। तो हमसे पूछा है कि विक्रेता ने अपने संतरे का कितने प्रतिशत फेंकता है। यहां पर फेंका था तो 6 ये यहां पर फेंका था और 27 यहां पर, 27 प्लस 6 33 फेंका है और 100 का है, तो भाई ये प्रतिशत ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 33% आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी यहां पर 100 की जगह और कुछ होता तब तो हमें चेक भी करना पड़ता कि कितना प्रतिशत है। ये तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे भाई 100 था उसमें से 40 बेच दिया, 60 बच गया, 60 में से 6 फेंक दिया, 54 बच गया, 54 में से 27 बेच दिया, 27 फेंक दिया। तो 6 और 27 33 फेंके हैं संतरे। संतरे कितने फेंके हैं 33, और 33 100 का कितना प्रतिशत होता है 33% ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना यहां पे आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए कि 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो भाई जब विकर्ण दिए हुए हो और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। बस यही है, बस फॉर्मूला याद है तो सोल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसको गुना कर दो 3 से और 7 ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस ये याद रख लेना कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कब निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये निकल गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, ये देखिए क्या है ये वाला, देखिए इसमें भी बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाओ, बाकी आसानी से अपने आप सोल्व हो जाएगा। क्या है कि 1900 को 4 लड़कों 5 लड़कियों और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक लड़के एक लड़की और एक महिला को 8, 9 और 4 के अनुपात में मिलता है। अनुपात कितना दिया हुआ है 9, 8 और 4 अनुपात दिया गया है। ठीक है, यह अनुपात दिया गया है। तो 4 लड़के हैं 9 अनुपात बराबर 4 है, तो कितने हो जाएंगे भाई 36। ठीक है, उसके बाद 5 लड़कियां हैं तो कितनी हो जाएंगी यहां पर 5 से इसको गुना कर देंगे तो 40, और उसके बाद 6 महिलाएं हैं तो गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी 24 हो जाएंगी। ये हो गया। इन सभी का मान कितना दिया हुआ है 1900 रुपए दिया हुआ है। तो जोड़ लो कितना हो गया ये 40 40 80 20 100, 100 बराबर 1900 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया 19 हो गया। हमसे क्या पूछा है एक लड़की का हिस्सा बताओ, एक लड़की का, तो एक लड़की को कितना मिलता है 8 अनुपात मिलता है। एक लड़की को कितना मिलता है 8 अनुपात, तो 19 गुना 8 कर दो कितना हो जाएगा 19 गुना 8 करोगे तो 152 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, मैं आपको चेक भी करवा देता हूं आंसर। समझ में आ गया, और बाकी तो अनुपात वाली क्लास में समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना अगर नहीं आया तो। ये वाला देखो औसत चाल निकालनी है इसमें कि रीता घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाती है। यदि वह कार्यालय से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटती है तो उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल निकालने का क्या फॉर्मूला है जो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। औसत चाल जब भी निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल और बटे में पहली चाल जमा में दूसरी चाल आनी है। तो 2 गुना में 40 गुना में 60 कर दो और बटे में दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौके 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। और ये तो मुझे लगता है कि बताने की भी आवश्यकता नहीं थी, पता नहीं मैंने कितनी बार करवा दिया आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजू एक पुराना मोबाइल 3200 में खरीदता है
और 800 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। भाई 3200 में उसने खरीदा और 800 रुपए मरम्मत के लिए खर्च कर दिए उसने, तो इसका मतलब टोटल उसके लिए कितने रुपए का हो गया वो मोबाइल? 4000 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया? 4000 रुपए का हो गया। उसके बाद पूछा है कि यदि वह मोबाइल को 4800 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई इतना आसान क्वेश्चन मुझे करवाने की हिम्मत नहीं है, बस आप आंसर कर देना, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस भी अगर मैं करवाऊंगा इसका मतलब आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आपका लक्ष्य है वो एसएससी जीडी नहीं हो सकता। ठीक है। और भाई जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद अपनी है वो सारी क्लासेज का शेड्यूल जारी हो जाएगा और कंटिन्यू आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेज है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। कल आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ रहा है और परसों से या उससे अगले दिन से हम क्या है क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। मैथ की भी, रीजनिंग की भी, हिंदी की भी, जीके जीएस, करंट अफेयर सभी की क्लासेज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और जो भी अगर आपको पीडीएफ चाहते हो, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रवीण कटारिया मैथ वाले पे जुड़ जाना, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बाकी बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां पर प्रैक्टिस के लिए मिल रही होती हैं, नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, हिंदी के भी, जीके जीएस के भी, सभी के वहां पर मिल रहे होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया लाइक करना, जो भी डाउट रहता है तो कमेंट करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसके साथ आप चाहते हो तैयारी करो, जिसके साथ आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो उसके साथ शेयर कर देना। और जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जितनी भी क्लास आए सभी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप क्लासेज को देखकर अपने स्कोर को बढ़ा पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट।